स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, जैसा मैंने पहले बताया था, आइसोमर्स आर दोज मॉलिक्यूल्स which have same molecular formula but have different physical and chemical properties। और कैटेगराइज किया था आइसोमर को दो तरह से, वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड अनदर इज स्टीरियो आइसोमर्स। क्लियर? आइसोमर्स को जब मैंने कैटेगराइज किया था तो मैंने कहा था आइसोमर्स आर टू टाइप, फर्स्ट स्ट्रक्चरल एंड सेकंड इज स्टीरियो। तो सबसे पहले ये चेक करना है कि वेदर कंपाउंड हैव सेम आईयूपैक नेम और वेदर कंपाउंड हैव डिफरेंट आईयूपैक नेम। क्लियर? ये कैटेगरी इससे चालू होती है। इफ आईयूपैक नेम इज डिफरेंट then only you have to think for the structural isomer। if IUPAC name is same then compound have stereoisomers। तो यहाँ बेसिक क्या था, have different IUPAC name, और यहाँ पे क्या था, have same IUPAC name। clear? Structures are of further 5 types। First, chain, position, functional, metamer and last tautomer। Clear? Structural isomers are of 5 types। First, chain, second, position, third functional, fourth metamer and last tautomers। Then one thing is most clear for all isomers of structural, everyone have different IUPAC name। Clear? जैसे मान लो अगर मैं बात करता हूँ C4H8। Clear? और इस पर्टिकुलर में मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था DU है 1, और इससे अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ, एक स्ट्रक्चर हो सकता है ब्यूट 1-इन, एक स्ट्रक्चर हो सकता है ब्यूट 2-इन, एक स्ट्रक्चर हो सकता है 2-मिथाइल प्रोप 1-इन, एक स्ट्रक्चर हो सकता है साइक्लोब्यूटेन, और एक स्ट्रक्चर हो सकता है 1-मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो इसका सभी का आईयूपैक नेम अलग अलग है, और अगर सभी का आईयूपैक नेम अलग अलग है तो ही जिस कैटेगरी के अंदर डालोगे वो कैटेगरी कौन सी होगी, स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्लियर? अब एक एक लेके चलते हैं और चेक करते हैं कि किस पर्टिकुलर पार्ट को हम चेन बोलेंगे, कब हम पोजिशन बोलेंगे, कब फंक्शनल, कब मेटामर, लास्टली टॉटमर्स। क्लियर? अब चेक करो। सबसे पहले चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स तो मैंने बोला था कि आईयूपैक नेम डिफरेंट होना चाहिए। तो आईयूपैक नेम जहां से बनता है वो होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड, रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। यही 5 चीजें मिलकर आईयूपैक नेम का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसका चेन की बात जहां पे होगी, वो चेन की बात कहां पे होगी, मेन चेन। चेन की बात होगी मेन चेन ऑफ कार्बन, मतलब वर्ड रूट में। और चेन की बात और कहां पे आ सकती है, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन या सब्स्टिट्यूएंट्स। जैसे कहीं मिथाइल लगाओ, कहीं इथाइल लगाओ, कहीं ब्यूटाइल लगाओ, कहीं प्रोपाइल लगाओ। तो इसका मतलब कार्बन का इन्वॉल्वमेंट यहाँ भी है और कार्बन का इन्वॉल्वमेंट यहाँ भी है। तो इसका मतलब 2 or more isomers which differ in the main chain or side chain of carbon and have same functional groups are called as chain isomers। तो इसका मतलब chain isomers differ in main chain or side chain of carbon। क्लियर? इंपॉर्टेंट क्या है कि चेन आइसोमर्स डिफर इन मेन चेन और साइड चेन ऑफ कार्बन। क्लियर? तो ही हम बात करेंगे चेन आइसोमर्स की। और एक चीज और हमेशा क्लियर होनी चाहिए कि चेन आइसोमर्स में फंक्शनल हमेशा ही सेम होने चाहिए। क्लियर? जैसे अगर मान लो मैंने ये लिया कि C4H8, इस पर्टिकुलर से मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, ये स्ट्रक्चर बनाया था, ये स्ट्रक्चर मैंने ये बनाया था, स्ट्रक्चर मैंने ये बनाए थे। क्लियर? अब इनको एनालाइज करते हैं। इस पर्टिकुलर का मेन चेन है 4 कार्बन की, इसका जो मेन चेन है वो भी 4 कार्बन की, इस पर्टिकुलर का जो मेन चेन है वो है 3 कार्बन की। तो इसका अगर हम बात करें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, तो इसका इनके बीच में फर्स्ट और थर्ड के बीच में जो रिलेशन होगा वो रिलेशन कौन सा होगा, चेन आइसोमर्स। सेकंड और थर्ड के बीच में जो रिलेशन होगा वो रिलेशन कौन सा होगा, चेन आइसोमर्स। ये अल्कीन्स हैं, ये साइक्लो अल्कीन्स हैं, तो दोनों का केमिकल रिलेशन अलग अलग है, इसलिए इन पर्टिकुलर हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे भी ये
कि इस पर्टिकुलर का मेन स्केलेटन है 4 कार्बन का, इसका भी मेन स्केलेटन है 4 कार्बन का, लेकिन इसका मेन स्केलेटन है 3 कार्बन का। तो इसका मतलब इनके मेन चेन में डिफरेंस है, और अगर इनके मेन चेन में डिफरेंस है तो इसका these two और these two isomers are categorized into chain isomers। जैसे अगर मान लो मैंने C5H12 ले लिया, इस पर्टिकुलर का सबसे पहले मैंने DU निकाला, और DU निकाला तो देखा कि DU आ रहा है 0। तो इसका सिस्टम के अंदर कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं होगा, और सिस्टम के अंदर कोई भी सब्स्टिट्यूशन भी नहीं होगा। क्लियर? सब्स्टिट्यूशन इन मतलब कोई फंक्शनल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। कार्बन की अगर लंबी चेन सोचें तो कार्बन की लंबी चेन 5 कार्बन की बन सकती है, कार्बन की लंबी चेन 4 कार्बन की बन सकती है, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे हम अटैच कर सकते हैं, या कार्बन की लंबी चेन 3 की हो सकती है, और ये मैं लगा सकता हूँ। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर के द्वारा मैंने स्ट्रक्चर सोचा 5 कार्बन का नॉर्मल प्रोपेन पेंटेन, इस केस में 4 कार्बन का ब्यूटेन, इस केस में 3 कार्बन का प्रोपेन। तो इसका इन तीनों की मेन चेन में डिफरेंस है, और अगर इन तीनों के मेन चेन में डिफरेंस है तो जो कैटेगरी होगी वो कैटेगरी कौन सी होगी? चेन आइसोमर्स। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे मेन चेन है 5 कार्बन का, यहाँ मेन चेन है 4 कार्बन का, और यहाँ मेन चेन है 3 कार्बन का। क्लियर? अगर मान लो मैंने ऐसा कुछ केस लिया होता, 4 कार्बन का ये अल्कोहल है, 4 कार्बन का ये अल्कोहल है, 4 कार्बन का अगर मैंने ये अल्कोहल ले लिया, तो इसका इस पर्टिकुलर की जो मेन स्केलेटन है वो यहाँ भी है 4 कार्बन की, इसका जो मेन स्केलेटन है वो यहाँ भी है 4 कार्बन की, इसका इन दोनों के बीच में चेन रिलेशन नहीं होगी। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर के देखूं तो इसका जो मेन स्केलेटन है वो कार्बन 3 का है, तो इसका भी ये और ये चेन आइसोमर हो सकते हैं, चेन आइसोमर है, ये और ये चेन आइसोमर है, लेकिन ये दोनों आपस में चेन आइसोमर नहीं है। इंपॉर्टेंट फिर से बोल रहा हूँ कि अगर डिफरेंस है मेन चेन में, अगर डिफरेंस है साइड चेन में, तो ही बात करेंगे हम चेन आइसोमर्स की। जैसे मान लो अगर ये स्ट्रक्चर लो, अगर मैंने सोचा C5H10 और इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में सोच रहा हूं, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बन सकता था 5 कार्बन का रिंग, 4 कार्बन के रिंग, 3 कार्बन के रिंग, 1 इथाइल, 3 कार्बन के रिंग, 2 मिथाइल, और मिथाइल इन दोनों पोजीशन पे बना सकते हो। अगर मैं बात करूं कि दिस वन इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड, दिस वन इज थर्ड, दिस वन इज फोर्थ एंड दिस वन इज फिफ्थ, तो इसका इनकी मेन चेन में सोचें 5 कार्बन पेंट ब्यूट प्रो, तो इसका मतलब ये तीनों आपस में चेन आइसोमर हैं, नो डाउट। क्लियर? लेकिन अगर इसको देखें और इसको देखें और इसको भी देखें, तो इसका जो मेन वर्ड रूट है वो है प्रो, इसका भी मेन वर्ड रूट है वो है प्रो, और इसका भी मेन वर्ड रूट है प्रो। तो इसका इन तीनों के मेन चेन में डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर आप साइड चेन में देखो तो यहाँ का साइड चेन है 2 कार्बन का इथाइल, लेकिन यहाँ का साइड चेन है 1 कार्बन का मिथाइल, और यहाँ का भी साइड चेन है 1 कार्बन का मिथाइल। तो इसका इन दोनों की साइड चेन में डिफरेंस है, और अगर इन दोनों का साइड चेन में डिफरेंस है तो इन दोनों की जो कैटेगरी होगी वो कैटेगरी कौन सी होगी? चेन आइसोमर्स। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो इन दोनों को, तो इनका मेन चेन भी सेम है और इस पर्टिकुलर का साइड चेन भी सेम है। और इन दोनों का मेन चेन सेम है और इन दोनों का साइड चेन सेम है, तो इसका इन दोनों को हम चेन आइसोमर नहीं कहेंगे। इसका 4 and 5 आर नॉट द चेन आइसोमर्स। क्लियर? फिर से बोल रहे हैं कि चेन आइसोमर्स का बेसिक फंडा है, बेसिक फंडा क्या है? यू हैव टू लुक whether they have difference in main chain or side chain or not. If there is a difference in main chain or side chain, then isomer will be chain isomers. One thing is clear, functional group must be same in case of chain isomer. And second, position. Position isomer. तो अगर हम बात कर रहे हैं कि आयोपैक नेम डिफरेंट होना चाहिए, तो हम चेक करते हैं पोजीशन किसकी किसकी हो सकती है। तो वो पोजीशन हो सकती है पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, वो पोजीशन हो सकती है पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, क्लियर? पोजीशन ऑफ इन, पोजीशन ऑफ आइन, वो चेंज हो सकता है पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो इसका मतलब अगर हमने पोजीशन की बात किया हुआ है तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स में कोई डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन कार्बन का मेन स्केलेटन और कार्बन का साइड स्केलेटन में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, और फंक्शनल ग्रुप भी हमेशा ही सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब differ in position of functional group, multiple bond maybe of carbon carbon double, maybe of carbon carbon triple, maybe of carbon nitrogen double, maybe of carbon oxygen double,
मे बी ऑफ कार्बन सल्फर डबल, क्लियर, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड और पोजीशन ऑफ substituents, keeping no change in main chain or side chain of carbon। कि अगर मैंने कार्बन की मेन चेन या साइड में चेंज कर दिया, मेन चेन या साइड चेन में चेंज कर दिया, तो इसका मतलब जो बात आएगी वो कौन सी होगी, चेन आइसोमर्स। क्लियर, अब चेक करते हैं। अगर मान लो मैंने ये लिया 4 कार्बन का स्केलेटन और इस पर्टिकुलर में अगर मैंने फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लगा दिया और अगर मैंने 4 कार्बन का ये ले लिया और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन यहाँ पे कर दी, तो मेन चेन यहाँ भी 4 का है, मेन चेन यहाँ भी 4 का है, लेकिन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन है 1, लेकिन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन है 2। तो देयर इज डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अगर मैंने 4 कार्बन की चेन ली होती, डबल बॉन्ड यहाँ लगाया होता, 4 कार्बन की चेन ली होती, डबल बॉन्ड यहाँ लगाया होता, तो हियर पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज 1 बट हियर पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज 2। अगर मैंने ये लिया होता और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ की होती और ये लिया होता और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ की होती, अगेन पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड 1, पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड हियर 2। क्लियर, अगर मैंने ये लिया होता, यहाँ पे लिया होता कीटोन और अगर मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया होता और यहाँ पे लिया होता कीटोन, तो इसका मतलब पोजीशन ऑफ कीटोन इन फर्स्ट केस इज 2 बट पोजीशन ऑफ कीटोन इन सेकंड केस इज 3। इवन मैंने अगर कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड भी लिया होता और अगर मैंने ऐसा सोचा होता तो यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन की पोजीशन है 2, लेकिन अगर मैंने कार्बन की लंबी चेन ये ली होती और यहाँ पे लिया होता तो यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन की पोजीशन है 3। तो इसका इनके बीच में जो रिलेशन सोचा जाएगा वो रिलेशन कौन सा होगा, पोजिशनल। इवन मैं कार्बन सल्फर भी सोच सकता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे कार्बन सल्फर लिया होता और इवन मैंने यहाँ पे कार्बन सल्फर लिया होता तो ये जो पर्टिकुलर पोजीशन है, पोजीशन ऑफ CS में डिफरेंस है, तो इसका ये पर्टिकुलर भी जो आइसोमर होगा वो आइसोमर कौन सा होगा, पोजिशनल आइसोमर। अगर मैंने सब्स्टिट्यूशन की बात किया और ये 4 कार्बन की लंबी चेन लेते हुए फर्स्ट पोजीशन में सब्स्टिट्यूशन कर दिया, 4 कार्बन की लंबी चेन लेते हुए सेकंड पोजीशन में सब्स्टिट्यूशन कर दिया, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में भी जो रिलेशन है, पोजीशन ऑफ Cl फर्स्ट, पोजीशन ऑफ Cl सेकंड, तो इसका मतलब if there is difference in position of functional group, position of multiple bond, maybe of carbon carbon, maybe of carbon carbon triple, maybe of carbon oxygen double, carbon nitrogen double, carbon sulfur double, clear, position of multiple bond, functional group, position of substitution, maybe of Cl, maybe of NO2, clear, any substitution, position of substitution में अगर कोई डिफरेंस है तो इसका मतलब जो बात होने वाली है कौन सी है, पोजीशन। लेकिन एक चीज हमेशा क्लियर होना चाहिए कि कार्बन के मेन स्केलेटन में डिफरेंस ना हो। जैसे मान लो अगर मैंने ये वाला केस ले लिया होता और ये वाला केस ले लिया होता और आपसे पूछता कि क्या इन दोनों के बीच में पोजीशन आइसोमर का रिलेशन है, नहीं, क्योंकि ये 3 कार्बन की लंबी चेन है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, लेकिन इस वाले केस में आपने 4 कार्बन की लंबी चेन लिया हुआ है, तो इसका मतलब अगर यहाँ पे कार्बन के मेन स्केलेटन में डिफरेंस है और अगर कार्बन के मेन स्केलेटन में डिफरेंस है तो इसका मतलब बात हम पोजीशन की नहीं करेंगे बल्कि बात हम करेंगे चेन की। तो फिर से बोल रहे हैं, पोजीशन मतलब पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कीपिंग नो चेंज इन मेन चेन और साइड चेन ऑफ कार्बन। थर्ड, अगर हम बात करें फंक्शनल की, अगर हम बात कर रहे हैं फंक्शनल की, तो जनरली किताबों में लिखा होता है कि फंक्शनल आइसोमर्स आर दोज आइसोमर्स व्हिच डिफर इन फंक्शनल ग्रुप्स, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट क्यों नहीं है, क्योंकि रूल है, क्लियर, प्रिंसिपल क्या है कि फंक्शनल ग्रुप्स आर द साइट ऑफ केमिकल रिएक्शन, और अगर साइट ऑफ केमिकल रिएक्शन है तो बेसिक क्या है, प्रिंसिपल क्या है, केमिकल रिएक्शन। दैट इज अगर केमिकल रिएक्शन में कोई डिफरेंस हो रहा है इट मींस दोज आइसोमर्स आर कॉल्ड एज फंक्शनल आइसोमर्स। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिक डिफर इन केमिकल रिएक्शन, कि अगर रिएक्शन में डिफरेंस है इसका आइसोमर कौन सा होगा, फंक्शनल आइसोमर। जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि एक कंपाउंड ले लिया आपने C4H8O, क्लियर, और इस पर्टिकुलर से आपने बना दिया एल्डिहाइड, क्लियर, 4 कार्बन का आपने बना दिया एल्डिहाइड, आपने बना दिया 4 कार्बन का कीटोन और आपने कह दिया कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर द फंक्शनल आइसोमर। एग्जैक्टली फंक्शनल आइसोमर है, लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर को चेक करता हूं और इसका DU देखता हूं कि ये DU है 1, तो इसका अगर ये DU 1 है
इस पर्टिकुलर के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी हो सकता है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हुए मैं OH की पोजीशन यहाँ कर सकता हूँ। तो इसका फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, इसका फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, बल्कि इसका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है। तो इसका तीनों आपस में फंक्शनल आइसोमर हैं। जनरली जो हम लिखते हैं वो क्या होता है, एल्डिहाइड कीटोन्स आर द फंक्शनल आइसोमर्स, बट इनऑल इज आल्सो अ फंक्शनल आइसोमर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। और इसी पर्टिकुलर का अगर मैं साइक्लिक वे में ले जाऊं और ऐसा सोचूं तो यहाँ पे आपने यूज किया है ईथर, क्लियर। तो इसका मतलब ईथर, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड सभी आपस में फंक्शनल आइसोमर्स हैं। तो दिमाग में केवल इतना ही नहीं रखना है एल्डिहाइड कीटोन्स आर द फंक्शनल आइसोमर, दिमाग में ये भी रखना है कि सिस्टम में पहले DU निकाल दें, और DU की जितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, तो DU से जितनी भी पॉसिबिलिटीज होंगी अगर उनमें केमिकल रिएक्शन में डिफरेंस आ रहा है, क्लियर, तो मेनली फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस आएगा, तो उन पर्टिकुलर आइसोमर को बोला जाएगा फंक्शनल आइसोमर। जैसे मान लो अगर आपसे ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर आपसे ले लें कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड और 3 कार्बन एस्टर, अगर ये ले तो इसका ये दोनों आपस में जो रिलेशन शो करने वाले हैं वो रिलेशन कौन सा होगा, फंक्शनल आइसोमर। लेकिन ओरिजिनली इसके पास एक DU है, इस पर्टिकुलर के द्वारा मैं एल्डिहाइड भी सोच सकता हूँ, 1 2 3 और यहाँ पे लगा दूं OH। तो इसका अगर मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया जहाँ पे मैंने एल्डिहाइड लिया हुआ है और यहाँ पे मैंने अल्कोहल लिया हुआ है, तो चेक कर सकते हो यहाँ भी नंबर ऑफ कार्बन है 1 2 3, ऑक्सीजन है 2 और हाइड्रोजन वैसे ही सेटिस्फाइड है। यहाँ भी DU 1 है, तो DU अगर 1 है तो एसिड के रूप में भी हो सकता है, इवन ये एस्टर के रूप में भी हो सकता है, इवन ये एल्डिहाइड के रूप में भी हो सकता है, इवन ये अल्कीन्स के रूप में भी हो सकते हैं। अगर डबल बॉन्ड यहाँ बना दें और एक OH में यहाँ कर दूं और एक OH में यहाँ कर दूं, तो ये पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर DU को सेटिस्फाइड कर रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसका मतलब नंबर कार्बन 3 है ना, इस पर्टिकुलर अगर चेक करो यहाँ पे कर दो, क्लियर। तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर भी सेटिस्फाइड कर रहा है, और अगर वो सेटिस्फाइड कर रहा है तो उसका केमिकल रिएक्शन इनकी केमिकल रिएक्शन से अलग होगा। तो अलग होने के बेसिस पे इनको भी जिस कैटेगरी में डाला जाएगा वो कैटेगरी होगी फंक्शनल आइसोमर। इंपॉर्टेंट क्या है कि फंक्शनल आइसोमर्स आर दोज आइसोमर्स व्हिच डिफर इन केमिकल रिएक्शन, क्लियर। जनरली हम एल्डिहाइड कीटोन को, एसिड एस्टर को फंक्शनल आइसोमर मान लेते हैं, क्लियर। लेकिन अगर कहीं और भी आ जाए जहाँ पे केमिकल रिएक्शन में डिफरेंस आ रहा है तो उसको भी हम कैटेगरी डाली है फंक्शनल। तो कुछ चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए कि अगर टेट्राहेड्रल कार्बन से OH लगा है और अगर डबल बॉन्ड से OH लगा है तो इन दोनों का केमिकल रिएक्शन अलग है, हैव डिफरेंट केमिकल रिएक्शन। तो इसका मतलब अगर कहीं टेट्राहेड्रल कार्बन से OH है और अगर कहीं डबल बॉन्डेड कार्बन से OH है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन आगे बढ़ाते हुए मैं बेंजीन भी बना सकता हूँ, और बेंजीन बनाते हुए फिनॉल। मतलब कहीं सिस्टम में टेट्राहेड्रल कार्बन, इसको बोलते हैं अल्कोहल, और अगर बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं फिनॉल। तो इसका अगर टेट्राहेड्रल कार्बन है और डबल बॉन्डेड के ऊपर OH है तो इन दोनों के केमिकल रिएक्शन में डिफरेंस है, इसके द्वारा भी अगर कभी आइसोमर बनता है तो आइसोमर कौन सा होगा, फंक्शनल। जैसे मान लो कभी केस ऐसा आ जाए कि एक केस में आपने बेंजीन लगा दिया और बेंजीन से CH2OH कर दिया, मतलब टेट्राहेड्रल कार्बन से OH लगा है, लेकिन एक केस में आपने बेंजीन बना दिया और बेंजीन से डायरेक्टली यहाँ OH लगाकर यहाँ CH3 कर दिया। तो इसका तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के ऊपर डायरेक्टली OH लगा हुआ है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के ऊपर OH लगा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन आएगा वो रिलेशन कौन सा होगा, फंक्शनल आइसोमर, क्लियर। इवन अगर मैं बात कर रहा हूँ प्राइमरी अमीन की, अगर मैं बात कर रहा हूँ प्राइमरी अमीन की जिसके पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, अगर मैं बात कर रहा हूँ सेकेंडरी अमीन की जिसके पास 1 एसिडिक हाइड्रोजन है, और अगर मैं बात कर रहा हूँ टर्सरी अमीन की जिसके पास एक भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन्स आर आल्सो एन एग्जांपल ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स। अगर मैं बात करती हूँ अमाइड का, और अगर मैंने ऐसा कुछ अमाइड सोच लिया कि 4 कार्बन का प्राइमरी अमाइड है, ये मैंने ले लिया और ये ले लिया सेकेंडरी अमाइड ले लिया, अगर ये मैंने टर्सरी अमाइड ले लिया, अगर मैंने टर्सरी अमाइड ले लिया तो इसका मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइड्स आर आल्सो एन एग्जांपल ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स। अगर मैंने ओपन चेन बना दिया और अगर मैंने साइक्लिक सिस्टम कर दिया तो इसका मतलब अल्कीन्स एंड साइक्लोअल्केन्स हैव डिफरेंट केमिकल रिएक्शन, और अगर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हैं तो जो कैटेगरी आने वाली है वो कैटेगरी यहाँ भी कौन सी है, फंक्शनल। तो कभी कभी इसी को किताबों में ऐसे भी लिख लेते हैं रिंग चेन आइसोमर।
The ring chain isomer is nothing, but ring chain isomer is also an example of functional isomer. तो functional isomer का ही वो example है, वो अलग से वो example हमें नहीं सोचनी है कि अगर हमने सिस्टम में लिया हुआ है कि ऐसा जिसमें केमिकल रिएक्शन का डिफरेंस है, तो केमिकल रिएक्शन का डिफरेंस है जो चीज़ें बनती हैं वो हमेशा होता है फंक्शनल आइसोमर। तो केमिकल रिएक्शन हमें सोचना है, ना कि हमें फंक्शनल ग्रुप सोचना है। मैनली फंक्शनल ग्रुप आ सकता है, लेकिन एब्सोल्युटली हमारे दिमाग में बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए केमिकल रिएक्शन का डिफरेंस। नेक्स्ट मेटामर। मेटामर्स उन फंक्शनल ग्रुप में होते हैं जिस फंक्शनल ग्रुप के अंदर हेटेरो एटम मौजूद है। क्लियर? जैसे हेटेरो एटम हो सकता है कार्बन को छोड़कर कोई दूसरा एटम, वो जनरली होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर। और ये हेटेरो एटम पॉलीवैलेंट होने चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे हेलोजन नहीं लिया हुआ है। मतलब ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप जिस फंक्शनल ग्रुप के अंदर हेटेरो एटम होना चाहिए और हेटेरो एटम के दोनों साइड कार्बन होना चाहिए। और कार्बन में अगर किसी भी तरह का एनी टाइप ऑफ चेंज किसी भी तरह का कोई भी चेंज हो जाए, क्लियर? अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है जिसके पास हेटेरो एटम है और हेटेरो एटम के दोनों साइड कार्बन है और कार्बन में किसी भी तरह का कोई भी चेंज हो जाए, तो जो कैटेगरी आएगी वो कैटेगरी होगी मेटामर। जैसे मैंने बोला हेटेरो एटम नाइट्रोजन, तो अगर मैं नाइट्रोजन वाला फंक्शनल ग्रुप सोचता हूँ तो नाइट्रोजन वाला फंक्शनल ग्रुप हो सकता है प्राइमरी अमीन। लेकिन इस नाइट्रोजन की एक साइड तो कार्बन है लेकिन दूसरे साइड कार्बन नहीं है, तो इसका प्राइमरी अमीन में कभी भी हम मेटामर की बात नहीं सोचेंगे। लेकिन जो ही हमने कर दिया सेकेंडरी अमीन, तो सेकेंडरी अमीन विल शो मेटामर। अगर मैंने बात कर दिया टर्सरी अमीन, ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंस भी हो सकते हैं। तो इसका अगर मैंने बात कर दिया टर्सरी अमीन, तो हेटेरो एटम के दोनों साइड कार्बन है, तो इसका मतलब टर्सरी अमीन में भी हम मेटामर की बात सोच सकते हैं। अगर इसी पर्टिकुलर को अगर मैंने बना दिया इसके साथ, तो ये पर्टिकुलर हो गया अमाइड। तो इसका अगर मैंने यहाँ पे H और H कर दिया, तो हेटेरो एटम की एक साइड तो कार्बन है लेकिन दोनों साइड कार्बन नहीं है, तो इसका प्राइमरी अमाइड में कभी मेटामर नहीं होगा। लेकिन अगर हमने ले लिया सेकेंडरी अमाइड, तो सेकेंडरी अमाइड में दोनों साइड कार्बन है और कार्बन है, तो इसका मतलब सेकेंडरी अमाइड विल शो मेटामर। अगर मैंने बात कर दिया टर्सरी अमाइड, तो टर्सरी अमाइड में भी दोनों साइड कार्बन है, तो इसका मतलब टर्सरी अमाइड विल ऑल्सो शो मेटामर। अगर मैं ऑक्सीजन वाला बात किया, तो ऑक्सीजन वाले से जो फंक्शनल ग्रुप बन सकते हैं वो फंक्शनल ग्रुप बन सकते हैं अल्कोहल। अल्कोहल में ऑक्सीजन की एक साइड तो कार्बन है लेकिन दूसरे साइड कार्बन नहीं है, तो इसका अल्कोहल कभी भी मेटामर शो नहीं करेगा। लेकिन जो ही मैंने अल्कोहल की जगह ईथर सोच लिया, तो ईथर में दोनों साइड कार्बन है और ईथर में दोनों साइड कार्बन है, तो ईथर विल शो मेटामर। इसी तरह से मैंने ऑक्सीजन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड ले ली, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हेटेरो एटम एक साइड तो कार्बन है लेकिन दूसरे साइड कार्बन नहीं है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कभी मेटामर नहीं होगा। लेकिन इसी कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह अगर मैंने एस्टर बना दिया, तो एस्टर में दोनों साइड कार्बन है, इसका मतलब एस्टर विल ऑल्सो शो मेटामर। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मेशन दो फंक्शनल ग्रुप की केमिकल रिएक्शन से होता है। जैसे सेकेंडरी अमीन टर्सरी अमीन का फॉर्मेशन कब होगा? जब दो अमीन्स आपस में रिएक्शन करेंगी और एक अमोनिया को सिस्टम से बाहर निकाल देंगी। क्लियर? जैसे अगर आपने ले लिया ये ले लिया और अगर आपने ये ले लिया और इस पर्टिकुलर से अगर मैं अमोनिया को सिस्टम से बाहर निकाल दूं, तो जो कंपाउंड फॉर्म होगा दैट कंपाउंड विल बी सेकेंडरी अमीन। अगर इसी पर्टिकुलर में आर लगा होता तो कंपाउंड फॉर्म होता टर्सरी अमीन। अमाइड का फॉर्मेशन कब होगा? जब एक कार्बोक्सिलिक एसिड अगर किसी अमीन के साथ रिएक्शन करती है। क्लियर? ये प्राइमरी अमीन भी हो सकता है, सेकेंडरी अमीन भी हो सकता है। तो किसी अमीन के साथ रिएक्शन करती है, वाटर सिस्टम से बाहर निकलता है, तो जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो कौन सा होगा? अमाइड। ईथर का फॉर्मेशन कब होगा? जब एक अल्कोहल किसी दूसरे अल्कोहल से रिएक्शन करता है और एक वाटर मॉलिक्यूल सिस्टम से बाहर निकलता है, तो जो कंपाउंड फॉर्म होता है ईथर। एस्टर का फॉर्मेशन कब होगा? जब एक कार्बोक्सिलिक एसिड किसी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है और एक वाटर मॉलिक्यूल सिस्टम से बाहर निकलता है, तो जो फंक्शनल ग्रुप फॉर्म होगा वो कौन सा होगा? एस्टर। तो इसलिए मैंने लिखा था एनी टाइप ऑफ चेंज, तो इसका आर इसमें चेंज हो जाए और इसमें चेंज हो जाए, आर इसमें चेंज हो जाए या इसमें चेंज हो जाए, इनमें चेंज हो जाए या इसमें चेंज हो जाए। क्योंकि किसी में भी चेंज करोगे तो कहीं ना कहीं एसिड का पार्ट चेंज हो जाएगा, कहीं ना कहीं अल्कोहल का पार्ट चेंज हो जाएगा। इन केस ऑफ एस्टर। अमाइड के केस में कहीं ना कहीं एसिड का आर में चेंज हो जाएगा या कहीं ना कहीं अमीन के आर में चेंज हो जाएगा। तो किसी भी तरह के किसी भी आर में चेंज हो जाए, किसी भी तरह के कार्बन में चेंज हो जाए, तो इसका मतलब जहां से वो डिराइव हुआ होगा वो पर्टिकुलर डिफरेंट होगा। तो इसलिए यहाँ लिखा गया है कि हेटेरो एटम के अलोंग
दोनों साइड कार्बन होना चाहिए और कार्बन में किसी भी तरह का कोई भी चेंज होना चाहिए। किसी भी तरह मतलब पोजीशन का भी चेंज हो सकता है, वो अटैचमेंट का भी चेंज हो सकता है, वो पर्टिकुलर ब्रांचिंग भी हो सकती है, वो पर्टिकुलर लंबी चेन में भी हो सकती है। तो किसी भी तरह का कोई भी चेंज कर दिया तो बात किसकी होगी? मेटामर। सबसे अच्छा एग्जांपल अगर मैं लूं तो इस पर्टिकुलर में अगर मैंने यूज कर दिया और ये कर दिया OH और यहाँ कर दिया CH3 और आपसे कहते हैं यहाँ कर दिया OH और ये कर दिया CH3, तो ध्यान से देखो यहाँ पे हेटेरो एटम के एक साइड तो कार्बन है लेकिन दूसरे साइड क्या है? ऑक्सीजन। तो इसके अंदर कभी भी मेटामर की बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमने बात किया होता कि यहाँ पे लगाया होता OCH3 और यहाँ CH3 और एक केस में अगर मैंने यूज किया होता यहाँ OCH3 और यहाँ पे CH3, तो इसमें हेटेरो एटम के अलोंग दोनों साइड कार्बन है, इसमें हेटेरो एटम के अलोंग दोनों साइड कार्बन है और दोनों साइड कार्बन है, तो ये जो कैटेगरी होगी वो कैटेगरी होगी मेटामर। लेकिन ये जो कैटेगरी होगी उसमें पोजीशन ऑफ मिथाइल चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब अगर पोजीशन ऑफ मिथाइल चेंज हो रहा है तो उसकी कैटेगरी होगी पोजिशनल आइसोमर। तो ये है पोजिशनल आइसोमर के एग्जांपल और ये पर्टिकुलर है मेटामर के एग्जांपल। क्लियर? तो मेटामर में एक चीज हमेशा क्लियर होनी चाहिए, किसी भी तरह का कोई भी चेंज, मतलब अगर मैंने ऐसा भी सोच लिया, अगर मैंने ऐसा भी सोच लिया कि ये 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन, यहाँ पे नाइट्रोजन H और ये मिथाइल, अगर इस मिथाइल को उठाकर इधर कर दूं और ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊं और इसी मिथाइल को उठाकर यहां पे कर दूं और ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊं, तो इसका मतलब इस हेटेरो एटम के अलोंग इधर है 3 कार्बन का प्रोपाइल मिथाइल, यहाँ 2 कार्बन का इथाइल इथाइल, यहाँ 3 कार्बन का आइसोप्रोपाइल और मिथाइल। तो भले यहाँ 3 कार्बन है लेकिन ये 3 कार्बन इन तीनों कार्बन से अलग है क्योंकि यहाँ पे आइसोप्रोपाइल और यहाँ पे है नॉर्मल प्रोपाइल। तो इसका मतलब कार्बन हेटेरो एटम के अलोंग कार्बन में चेंज है, हेटेरो एटम के अलोंग कार्बन में चेंज है और किसी भी तरह का चेंज हो जाए तो जो बात आती है वो कौन सी है? मेटामर। अगर मैंने ऑक्सीजन लिया होता तो ऑक्सीजन लिया होता तो ये पर्टिकुलर ईथर होता, ये ईथर होता, तो ईथर में किसी भी तरह का कोई भी चेंज हो जाए तो बात किसकी होगी? मेटामर। इसी पर्टिकुलर में अगर मैंने यहाँ पे CO ग्रुप का अटैचमेंट कर दिया होता, अगर मैंने यहाँ पे CO ग्रुप का अटैचमेंट कर दिया होता तो ये जो पर्टिकुलर ग्रुप बनता वो कौन सा होता? एस्टर। तो इसका एस्टर में भी जो बात कर सकते हैं वो कौन सा होगा? मेटामर। एक चीज हमेशा क्लियर होना चाहिए कि मेटामर्स हैव सेम फंक्शनल ग्रुप with heteroatom in them. Two side of heteroatom must be carbon. If any type of change in carbon, it will lead to the formation of isomer metamer. तो दिमाग में रखना है हेटेरोएटम के दोनों साइड कार्बन, एक साइड या दोनों साइड के कार्बन में किसी भी तरह का कोई भी चेंज, तो उस पर्टिकुलर की बात करते हैं, वो बात होती है मेटामर। और अगर हम लास्ट बात करें टॉटमस की, टॉटमर की, तो इसका मतलब 2 स्ट्रक्चर्स अगर डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, जैसे मान लो मैंने एक केस लिया CH3 CO CH2H, इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन का अगर मैंने पोजीशन यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया और मैंने जो स्ट्रक्चर बना दिया वो स्ट्रक्चर बना दिया CH3 COH डबल बॉन्ड CH2। तो एक स्ट्रक्चर ये है जिसमें फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, कीटोन के लिए कीटो, और इस पर्टिकुलर के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मतलब इन और उसके लगा हुआ ऑल मतलब इनॉल। तो ये पर्टिकुलर आपका दूसरा। तो अगर 2 स्ट्रक्चर्स डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, क्लियर, तो इस तरह के बीच में जो रिलेशन आएगा वो रिलेशन कौन सा होगा? टॉटमस। कि when 2 or more than 2 structures are in dynamic equilibrium with each other, clear, then such isomers are called as tautomers। तो केवल यही एक ऐसा है जिसमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, लेकिन इन पर्टिकुलर्स में हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात नहीं करते हैं। इसमें केमिकल रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट आता है, इसलिए इस पर्टिकुलर हम अलग से लेके चलते हैं। जैसे इसकी ओरिजिन जहां से हुआ था वो ओरिजिन वाला मॉलिक्यूल था ये, क्लियर, इस पर्टिकुलर में मिथाइल भी था ले सकते हैं और यहाँ इथाइल भी ले सकते हैं, क्लियर, जहां से ओरिजिन होता वो ये पर्टिकुलर था, क्लियर। इस पर्टिकुलर में ये 1 2 3 और 4 मतलब आपने यूज किया इथाइल 3 ऑक्सो ब्यूटेनो ए, इस पर्टिकुलर से लिया, इसका कॉमन नेम एसिटिल इथाइल एसिटो एस्टेट, क्लियर, इस पर्टिकुलर लिया। तो ओरिजिनली इस पर्टिकुलर में इथाइल 2 ऑक्सो ब्यूटेनो ए, इस पर्टिकुलर में देखा गया कि अगर हम इस हाइड्रोजन की पोजीशन को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो जो हमें नया स्ट्रक्चर मिलेगा वो स्ट्रक्चर कुछ
इस तरह से होगा। तो ये स्ट्रक्चर फर्स्ट था, ये स्ट्रक्चर सेकंड था। तो इसको क्यों बात किया गया कि ऐसा स्ट्रक्चर बना है, क्योंकि ओरिजिनली इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को जब एक कंटेनर के अंदर डाला गया और इस कंटेनर में जब बाहर से मैंने 2,4-DNP डाला तो देखा कि 2,4-DNP के कारण येलो कलर का प्रेसिपिटेशन आ रहा है। तो 2,4-DNP इज अ टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड ऑन कीटोन। जब सिस्टम एल्डिहाइड कीटोन है इसका मतलब टेस्ट पॉजिटिव होना चाहिए, नो डाउट पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन जब इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर, इस पर्टिकुलर रिएक्शन कंटेनर के अंदर जब मैंने ब्रोमीन वाटर डाला तो देखा कि ब्रोमीन वाटर भी पॉजिटिव दे रहा है, मतलब ब्रोमीन का कलर डिकलराइज हो रहा है। लेकिन ब्रोमीन वाटर टेस्ट इज अ टेस्ट ऑफ कार्बन कार्बन डबल और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन सिस्टम में कहीं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था ही नहीं, और जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का नहीं था तो फिर ये केमिकल रिएक्शन कैसे हुआ, ये एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी था कि जब सिस्टम के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है तो फिर ये रिएक्शन पॉजिटिव कैसे दे रहा है। इसी तरह से जब इस पर्टिकुलर के अंदर सोडियम मेटल डाला गया तो देखा कि सोडियम मेटल डालने से हाइड्रोजन गैस सिस्टम से बाहर निकल रही है। तो हाइड्रोजन गैस का बाहर निकलना इंडिकेट करता है कि सिस्टम के पास एसिडिक हाइड्रोजन है। क्लियर, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर या हैलोजन से डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच है। लेकिन ऐसा कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रही है। जब ऐसा कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर हमने कैसे डिसाइड करें कि ये हाइड्रोजन, इस मॉलिक्यूल्स के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है। इसको भी एक्सप्लेन करना था। जब इस पर्टिकुलर के अंदर न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड डाला गया तो देखा कि यहाँ पे प्रेसिपिटेशन मिल रहा है। तो इसमें अगर न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड डालने से प्रेसिपिटेशन मिल रहा है तो ये इंडिकेशन है कि सिस्टम में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर OH होगा या कहीं ना कहीं बेंजीन के ऊपर OH होगा। तो इट इज द टेस्ट ऑफ इनॉल और फिनॉल। लेकिन सिस्टम में कहीं इनॉल या फिनॉल नहीं, तो इसीलिए कहा गया कि अगर हम किसी तरह से इस हाइड्रोजन का मूवमेंट यहाँ कर दें और हम स्ट्रक्चर ये वाला बनाएं तो इस पर्टिकुलर के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कारण ये टेस्ट पॉजिटिव हो जाए। इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाइड्रोजन का अटैचमेंट के कारण ये टेस्ट पॉजिटिव हो जाए। इस पर्टिकुलर में इस पूरे ग्रुप के कारण ओवरऑल ये टेस्ट पॉजिटिव हो जाए। तो इसलिए कहते हैं कि अगर रिएक्शन कंटेनर में ये मौजूद है और रिएजेंट डाला तो ये इसमें कन्वर्ट होकर रिएक्शन पॉजिटिव दे देगा। अगर आपने रिएक्शन कंटेनर के अंदर इससे रिलेटेड कोई रिएजेंट डाला तो ये बार बार उसमें कन्वर्ट होकर केमिकल रिएक्शन दे देगा। क्लियर, लेकिन इसलिए हम कहते हैं कि 2 or more structures are in dynamic equilibrium with each other, then such isomers are called as tautomers. क्लियर, लेकिन ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, लेकिन ये सारे डायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं है। इसीलिए इस पर्टिकुलर को हम ट्रू स्ट्रक्चरल आइसोमर भी कभी कभी नहीं करते हैं। तो ट्रू स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की जब बात करें वो ट्रू स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कौन से हैं, मेटामर, फंक्शनल, पोजिशनल और चेन। क्लियर, लेकिन इस पर्टिकुलर में डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में, लेकिन इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, हमेशा दो मॉलिक्यूल्स आपस में डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। क्लियर, तो कभी कभी ऐसा आ सकता है कि हम पता करें ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है, क्या वो स्ट्रक्चरल आइसोमर है, और स्ट्रक्चरल आइसोमर है तो कौन सा स्ट्रक्चरल आइसोमर है, क्या वो चेन है, क्या वो पोजीशन है, क्या वो फंक्शनल है, या वो मेटामर है। तो सबसे पहले क्या देखें, तो मैंने बोला था कि इसका फंक्शनल ग्रुप सेम है, इसका भी फंक्शनल ग्रुप सेम है, इसका भी फंक्शनल ग्रुप सेम है। केमिकल रिएक्शन का जहाँ डिफरेंस आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस आ रहा है, वो कौन सा है, फंक्शनल। तो इसका मतलब अगर कभी भी प्रायोरिटीज देखनी है, रिलेशन में प्रायोरिटीज देखनी है, तो प्रायोरिटीज में सबसे पहले हमें प्रायोरिटी देनी है फंक्शनल। सबसे पहले देख लो कि क्या वो फंक्शनल आइसोमर तो नहीं है। अगर फंक्शनल आइसोमर है, केमिकल रिएक्शन में डिफरेंस है, तो सबसे पहले इसको दे दो। उसके बाद देखना है कि अगर कहीं फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस नहीं था तो क्या उस मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है जिसके पास हेटेरो एटम है, और अगर हेटेरो एटम है तो क्या दोनों साइड कार्बन तो नहीं है, और अगर कार्बन है और कार्बन में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब दूसरी कौन सी होगी, मेटामर। क्योंकि मेटामर के अंदर भी कार्बन का डिफरेंस है और चेन के अंदर भी कार्बन का डिफरेंस है, लेकिन चेन आइसोमर और फंक्शनल ग्रुप सेम है, उसको दो फंक्शनल ग्रुप के केमिकल रिएक्शन से नहीं बनाते हैं। लेकिन मेटामर का फॉर्मेशन हमेशा ही दो फंक्शनल ग्रुप के केमिकल रिएक्शन से बनता है, इसलिए इस पर्टिकुलर की प्रायोरिटी ज्यादा रखते हैं, और उसके बाद फंक्शनल के बाद मेटामर। और जब मेटामर क्लियर हो जाए उसके बाद ही हमें देखना है चेन, और लास्ट में देखना है हमें पोजीशन। तो इसका मतलब अगर कभी भी क्वेश्चन पूछे कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू कंपाउंड, तो उस केस में सबसे पहला आपके दिमाग में आना चाहिए आईयूपैक नेम, कि आईयूपैक नेम क्या डिफरेंट है या सेम है। आईयूपैक नेम डिफरेंट है, इसका तुरंत आपका दिमाग चलना चाहिए स्ट्रक्चरल में आते ही देखो, चेक करो कि क्या उसका केमिकल रिएक्शन में डिफरेंस है, नहीं है तुरंत आगे बढ़ो मेटामर,
क्या उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप में हेटेरोएटम है, दोनों साइड कार्बन है, तुरंत मेटामर। नहीं है तो चेन। क्लियर? क्या कार्बन के मेन चेन में डिफरेंस है, साइड चेन में डिफरेंस है, चेन। अगर ये भी नहीं है तो लास्ट में हमें जो सोचनी है वो कौन सा होगा, पोजिशनल। लेकिन कभी क्वेश्चन ऐसा दे दे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दे C4H8O ऐसा कुछ दे दे और आपसे पूछे कि इसके अंदर कितने तरह के आइसोमर होंगे, तो जब कभी मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दे तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम बहुत सारे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और जब बहुत सारे स्ट्रक्चर बना सकते हैं तो पॉसिबिलिटी होगी कि चेन भी बन जाए, पॉसिबिलिटी होगी पोजीशन भी बन जाए, पॉसिबिलिटी होगी फंक्शनल भी बन जाए, पॉसिबिलिटी होगी मेटामर भी बन जाए। जैसे अगर मान लो इसी पर्टिकुलर की बात करें तो इस पर्टिकुलर के अंदर अगर हम डी निकालें तो डी कितना आ रहा है 1, तो 1 मतलब एक डबल बॉन्ड हो सकता है, ये 1 मतलब एक रिंग हो सकती है। तो एक रिंग से अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं ईथर भी बना सकता हूँ। क्लियर? इस पर्टिकुलर से अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं अल्कोहल भी बना सकता हूँ। इस पर्टिकुलर से अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं एल्डिहाइड भी बना सकता हूँ। इस पर्टिकुलर से अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं कीटोन भी बना सकता हूँ। तो इसका एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, ईथर, इनके बीच में जो रिलेशन होगा वो रिलेशन कौन सा होगा, फंक्शनल। अगर मैंने सिस्टम में ऐसा कुछ ईथर लिया होता, ऐसा कुछ ईथर लिया होता, और अगर सिस्टम में मैंने ऐसा कुछ ईथर लिया होता, ऐसा कुछ ईथर लिया होता, तो इसका ये दोनों ईथर मतलब हेटेरोएटम के अलोंग दोनों साइड कार्बन, हेटेरोएटम के अलोंग दोनों साइड कार्बन। तो इसका तो मैं डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन का भी सोच सकता था, मैं डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन का भी सोच सकता था। तो कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड के कारण हमने सोचा था एल्डिहाइड और कीटोन, लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कारण हमने सोचा वो कौन सा है, मेटामर। क्लियर? अगर फंक्शनल की बात करें तो फंक्शनल हमने देख लिया, सारे फंक्शनल थे, यहाँ पे आपने बात किया मेटामर। अब अगर हम पोजीशन की बात करते हैं तो पोजीशन में 4 कार्बन की आपने एल्डिहाइड ऐसे बनाई थी। क्लियर? इसे मिथाइल की पोजीशन यहाँ कर दें तो 4 कार्बन की एल्डिहाइड में ऐसे भी बना सकता हूँ। तो इसका इनके बीच में जो बात हो रही है वो कौन सी है, चेन। क्लियर? ये पोजीशन आपकी चेन वाली है। अगर मैंने इस पर्टिकुलर की बात किया और स्ट्रक्चर में ऐसे सोच लूँ कि ये पर्टिकुलर 4 कार्बन की लंबी चेन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इस पोजीशन पे OH है, और ये 4 कार्बन की लंबी चेन है, ये डबल बॉन्ड और इस पोजीशन पे OH है। तो इसका इनके बीच में जो रिलेशन होगा वो कौन सा होगा, पोजीशन। तो यहाँ पे मेन स्केलेटन 4 कार्बन की है, यहाँ मेन स्केलेटन 4 कार्बन की है। तो इसका मतलब अगर कभी क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फार्मूला दे तो उस पर्टिकुलर के द्वारा हम चेन भी सोच सकते हैं, पोजीशन भी सोच सकते हैं, मेटामर भी सोच सकते हैं और फंक्शनल भी सोच सकते हैं। लेकिन अगर कभी 2 स्ट्रक्चर दे दे और 2 स्ट्रक्चर दे दे और दूसरे इनके बीच में रिलेशन क्या है, तो 2 स्ट्रक्चर के बीच में हमेशा केवल रिलेशन एक ही होगा। क्लियर? हेटेरोएटम जहाँ पे है वो कौन सा है, मेटामर। तो इसका अगर कभी क्वेश्चन ऐसा दे दे कि C4H8 जिसमें ऑक्सीजन वगैरह ना हो, नाइट्रोजन वगैरह ना हो, सल्फर वगैरह ना हो, तो जब ये मौजूद नहीं है तो हमें सोचना है कि इसके अंदर कभी मेटामर नहीं होगा। लेकिन अगर हेटेरोएटम है तो पॉसिबिलिटी है, DU अगर आ गया, ये नहीं भी आया, हेटेरोएटम है तो पॉसिबिलिटी है कि इसके अंदर मेटामर होगा। तो केवल जब सिस्टम में हेटेरोएटम ना हो तो हमें मेटामर नहीं सोचना है, लेकिन अगर सिस्टम में हेटेरोएटम है तो पॉसिबिलिटी है कि सारे आइसोमर आपस में हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट फिर से बोल रहे हैं कि जो हमारे दिमाग में हमेशा होना चाहिए वो हमारे दिमाग में होना चाहिए। सबसे पहले आईपैक नेम का डिफरेंस, फिर मेन चेन या साइड चेन में डिफरेंस, फिर पोजीशन में डिफरेंस, मेन स्केलेटन साइड स्केलेटन सेम, केमिकल रिएक्शन में डिफरेंस और हेटेरोएटम के अलोंग कार्बन में डिफरेंस। और टॉटमर का अगर बेसिक बनाए तो A डबल बॉन्ड B C के पास लगा होना चाहिए हाइड्रोजन, और इसी हाइड्रोजन को यहाँ से हम उठाकर यहाँ भेज देते हैं और हम जो स्ट्रक्चर बना देते हैं वो स्ट्रक्चर होता है A B डबल बॉन्ड C और A पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन उठकर यहाँ चला जाता है। A हमेशा जो होगा वो होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो सकते हैं, हो सकते हैं नाइट्रोजन, और मैक्सिमम केस में जो होता है ऑक्सीजन। और इसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के कारण ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ चला जाता है, तो रोमन स्ट्रक्चर ऐसा मिल जाता है। क्लियर? तो इसका मतलब ये है आपका कैप्सूल, जिसको हमें कभी भी भूलना नहीं है।